अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईएमएफ का जो हमारा अगला टॉपिक है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स है। और लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हमने मैग्नेटाइजेशन को स्टडी किया था, जिसका मतलब ये था कि आपके पास अगर कुछ मटेरियल्स हैं तो और उनके ऊपर आप अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो मटेरियल्स के अंदर बिल्ट इन छोटे छोटे डाइपोल्स होते हैं जो कि क्रिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से, उनकी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाती है। जब ये फिनोमिना होता है तो हम कहते हैं कि मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो गया है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो नंबर ऑफ़ फ्लक्स लाइंस हैं पासिंग थ्रू दैट मटेरियल वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि फॉर अ स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। और ये इस वजह से कि जब मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर मूव करती है तो फिर जो मटेरियल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी उसको रीइंफोर्स करती है। यही वजह होती है कि जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनके अंदर जो कोर्स होती हैं ट्रांसफॉर्मर्स की वो हाईली मैग्नेटाइजेबल मटेरियल्स की होती हैं। और जितनी भी मूवमेंट होती है ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर वो नॉर्मल करंट की फॉर्म में नहीं होती, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में होती है। तो जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ट्रांसफ़र होती है। तो वहाँ पे हमारे पास ये बात इम्पॉर्टेंट होती है, इन ऑर्डर टू अचीव हाईएस्ट एफिशिएंसी हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो किसी मटेरियल की उसको ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जो मटेरियल्स की मैग्नेटाइजेशन है वो आपको पता है कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर आप यहाँ पे देखें तो मटेरियल्स जो हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स या विद रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उनको थ्री क्लासेस में डिवाइड किया गया है: डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। और अगर आप इनकी ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी की वैल्यूज़ को देखें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी परमिएबिलिटी वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू या वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू वन है, और उनकी ससेप्टिबिलिटी भी बहुत हाई है। जो डायामैग्नेटिक्स और पैरामैग्नेटिक्स हैं इनकी अगर आप देखें तो परमिएबिलिटी के हवाले से या तो इनकी परमिएबिलिटी लेस देन वन है डायामैग्नेटिक्स की, और जो पैरामैग्नेटिक्स हैं उनकी वैल्यू वन या उससे थोड़ी सी बड़ी है। एक और बात जो कि यहाँ पे नोटिसेबल है वो ये कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये नॉन लीनियर मटेरियल्स हैं, और जो पैरामैग्नेटिक्स या डायमैग्नेटिक्स हैं ये लीनियर मटेरियल्स हैं। आगे जाके जब हम फेरोमैग्नेटिक या हिस्टेरेसिस को देखेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि नॉन लीनियरिटी का मतलब ये है कि विद द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो नॉन लीनियरली इंक्रीज करती है या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। और यहाँ पे वो या तो इंक्रीज ही नहीं करेगी, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो इनको मैग्नेटाइज ही नहीं कर पाएगी, अगर मैग्नेटाइज करेगी तो वो एक लीनियर रिलेशन के साथ करेगी। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैग्नेटाइजेशन के लिए जो उसकी डिपेंडेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर भी है। तो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी पुअर मैग्नेटाइजेशन होगी, क्योंकि जो मटेरियल है वो इतने अच्छे तरीके से विद दी हाई टेम्परेचर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में कंडक्शन होती है, मटेरियल के अंदर लॉसेस बढ़ जाते हैं। और जो ये एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म भी शुरू कर देते हैं। तो एक सिंपल सी, अगर आप इसको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो एक मटेरियल जब एक से ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा यानी वो मैग्नेटिक फील्ड को भी पास ऑन करेगा और साथ में हीट को भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, तो वो दोनों काम इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ये बात पता होगी कि जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं बड़े बड़े, इनके अंदर लिक्विड कूलिंग इस्तेमाल की जाती है। ऑयल के ज़रिए से इनको कूल किया जाता है। जो फ्रिज होती है हमारी, इसके अंदर पाइप्स होती हैं जो कि और आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा चैम्बर होता है जो कि रेडिएट आउट करती है। तो ट्रांसफॉर्मर्स तो स्पेसिफिकली क्योंकि उनका काम ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो जब उनके अंदर ये करंट
हाई करंट्स जब फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से हीटिंग प्रोड्यूस होती है और उस हीटिंग के इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए उनको लो टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है। जो कोर होता है उसकी विसिनिटी में लिक्विड कूलेंट जो होता है वो मूव करवाया जाता है ताकि उनकी कोर जो है वो ठंडी रहे और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके या कम से कम लॉसेस हों। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं हम लोगों ने देख लिया कि उनकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो बहुत स्मॉल है, नेगेटिव वैल्यू है, परमेबिलिटी उनकी 1 से कम है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जो परमानेंट या इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है वो ईच एटम का ज़ीरो है क्योंकि सारे के सारे आपस में मिसअलाइंड होते हैं और ये बहुत वीकली इफ़ेक्ट होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसका टेम्परेचर कम कर भी दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड से ये इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, बिस्मथ है, लेड है, कॉपर है, सिलिकॉन है, डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है। तो इनकी अगर आप ससेप्टिबिलिटी देखें तो बहुत कम है। ओके, फिर अगली कैटेगरी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी या तो 1 के बराबर है या 1 से थोड़ी ज़्यादा है। जो ससेप्टिबिलिटी है स्टिल उनकी काफ़ी कम है। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज़ 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम है तो स्टिल इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू कम है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, एयर है, प्लैटिनम है, टंगस्टन, पोटाशियम, ये जो हैं इनकी वैल्यू प्लस है लेकिन स्टिल वैल्यू काफ़ी कम है। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र। इनकी परमिएबिलिटी इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू 1 और जो ससेप्टिबिलिटी है दैट इज़ वेरी लार्ज एंड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। परमानेंट मैग्नेट डाइपोल इनके अंदर ज़्यादा होता है, तो ये वो मटेरियल्स हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। Retain a considerable amount of their magnetization when removed from the field। आयरन, कोबाल्ट, निकल और उनके जो अलॉयज़ हैं वो ये इनकी एग्जांपल्स हैं और इनकी एक बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन जो है वो मेमोरी डिवाइसेस के अंदर है। तो आप में से जिस किसी का भी काम आई थिंक मैग्नेटिक टेप्स या क्रेडिट कार्ड्स, जो हमने इस तरह से मैग्नेटिक मेमोरी, अगर आप में से किसी को हमने वो असाइनमेंट दी थी तो जनरली वो इस तरह के मटेरियल्स से बनी हुई होती हैं और एक दफ़ा जब मैग्नेटाइज हो जाती हैं तो फिर उनकी मैग्नेटाइजेशन बरकरार रहती है। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली बात थी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर उनका आप टेम्परेचर बढ़ाएं अबव अ सर्टेन टेम्परेचर जिसका नाम क्यूरी टेम्परेचर है, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनकी डिपेंडेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है ऑन दैट ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये अपार्ट फ्रॉम मेमोरी डिवाइसेस, जो इनकी एप्लीकेशन है वो स्क्रीनिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग में भी है। ठीक है, जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो डिफरेंट कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल शील्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रिकल शील्डिंग से यहाँ मेरी मुराद ये है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी मटेरियल के ऊपर जाती है तो उसके ऊपर जो फ्री चार्जेस होते हैं वो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं जो कि एक्सटर्नल इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देती है। अगर उसके ऊपर कोई चार्जेस जनरेट होते भी हैं यानी कुछ स्टैटिक चार्जेस उसके ऊपर अगर रह जाते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो हो सकता है वो कुछ स्टैटिक चार्जेस को वहाँ पर डिपॉजिट कर दे
तो हमने उसको ग्राउंड किया हुआ होता है, तो सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो करंट की फॉर्म में ग्राउंड हो जाते हैं या ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इक्विपमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली शील्ड हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक शील्डिंग की, जिसका मतलब है कि हम मटेरियल को बचाना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट से। मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट भी अगेन जो मटेरियल है नेचुरली वो आयरन है, ठीक है। तो वहाँ पे आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर, तो हैंस वो इलेक्ट्रिकल शील्डिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आयरन इज़ अ गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज वेल, तो बिकॉज इट इज़ अ गुड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसकी वजह से होता ये है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब आप ये देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे आई तो इट हैज़ टू वेज टू प्रोपगेट, या वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है या वो यहाँ से पास कर सकती है। लेकिन जो एयर है दैट इज़ अ पैरामैग्नेटिक मटीरियल, डायामैग्नेटिक मटीरियल, और उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसकी परमिएबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जिस तरह हमारे पास करंट होता है कि करंट हमेशा फ़्लो करता है लीस्ट रेजिस्टिव पाथ की तरफ, तो इसी तरह जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये हमेशा हाईएस्ट परमिएबल पाथ के अंदर ट्रैवल करती हैं। बिकॉज दिस इज़ अ हाईएस्ट परमिएबल पाथ, तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ट्रैवल करेंगी और इनसाइड दिस मटेरियल नहीं जाएंगी। और हमने क्या किया, दूसरी साइड के ऊपर एक साउथ पोल जब तक नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ से ट्रैवल नहीं करेंगी। अब आप ये देखिए कि उन्होंने आपको समझाने के लिए कंपस की एग्जांपल ली गई है कि ऑल्दो के नॉर्थ और साउथ ये है, और अगर ये कंपस को आप शील्डिंग के बगैर रखें तो इट वुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको पॉइंट कर रही होगी। लेकिन अगर आप उसको शील्ड कर देते हैं तो कंपस जो है वो अपनी एक नॉर्मल डायरेक्शन जो भी उसकी होगी, न्यूट्रल डायरेक्शन, उसके अंदर पॉइंट कर रही होगी और ज़मीन के मैग्नेटिक नॉर्थ को फॉलो कर रही होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हम बात कर रहे थे नॉन लिनियरिटी की फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो यहाँ पे आपके सामने है। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जो कि कहलाता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस हिस्टीरिया से है, और जो एक मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, और उसमें ये होता है कि लोगों को बातें जो है वो भूलती नहीं हैं, उनको बातें जो है वो याद रहना शुरू हो जाती हैं और उनका दिमाग जो है वो सेम लूप में घूमना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से हिस्टेरेसिस जो है ये मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस या मैग्नेटिक हिस्ट्री है। आप देखें इसमें हो क्या रहा है। से फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट फ्रॉम दिस कि ये एक किसी मटेरियल का रिस्पॉन्स है विद द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो प्रीवियसली ये मटेरियल न्यूट्रल था, आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू की, तो ऐसा हुआ कि मटेरियल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। एंड एक पॉइंट पहुंचा यहाँ पे जिसके ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, तो उसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी अभी मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अब आप असूलन पॉइंट ये कहता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करना शुरू कर दें तो उस मटेरियल के जो डाइपोल्स हैं जो मैग्नेटाइज हुए हुए थे उनकी मैग्नेटाइजेशन भी ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए तो जो आपका रिटर्न पाथ है, एक तो यहाँ से आपको नॉन लीनियरिटी नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आपका जो रिटर्न पाथ है उसमें आप देखिए कि जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो भी कर दिया तो स्टिल मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन मौजूद है, और उसकी अपनी अब कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसके अंदर मटेरियल में एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप इसको कम्प्लीटली न्यूट्रल करना चाहते हैं तो आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा जिसके ऊपर वापसी जाके आपकी दोबारा से मटेरियल न्यूट्रलाइज होगा। फिर जब आप उसको नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ करेंगे तो अगेन यही फिनोमेना होगा, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट जो मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो सकता है। फिर जब आप उसको दोबारा डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। अब आप ये देखिए
कि ये जो लूप है जो आउटर लीफ की तरह से है, इसको हम कहते हैं उसका हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। और जितना ज़्यादा मटेरियल की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी कम वैल्यू पे वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आहिस्ता इसकी जो लीफ की शेप है वो इस तरफ को आना शुरू हो जाएगी कि ये इस तरह से एक बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक, यानी ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये थोड़ा इस साइड पे आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगी, और जो ये वाला पॉइंट है ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लूप है आपका ये स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ये स्क्वीज़ होगा इस डायरेक्शन में, जितना ये स्ट्रेटन एक वर्टिकल रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उतना ज़्यादा अच्छा एक मैग्नेटिक मटेरियल होगा और उतनी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन को वो रेन करके रखेगा। तो अब आप ये देखिए कि आपको उसके रिलेशन से ये नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रही है। नॉन लीनियर रिलेशन है यहाँ पे। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। शेप ऑफ हिस्टेरेसिस लूप वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। फेराइट मटेरियल्स with almost rectangular shape are used in digital computers as magnetic information devices। तो मेमोरी डिवाइसेस में वो इस्तेमाल होता है। तो क्यों इस्तेमाल होता है ये आप हमें बताएंगे जब आपकी प्रेजेंटेशन की बारी होगी, ठीक है। जो नैरो हिस्टेरेसिस लूप है दैट इज़ डिजायर्ड इन लो लॉस इन मोटर्स एंड जनरेटर्स। और उसकी वजह यह है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दें तो यू डू नॉट वांट एनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड इट, अदरवाइज वो रेजिडुअल करंट की फॉर्म में उसके अंदर मौजूद रहेगा, और जो करंट है वो इंटरनली उसकी वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है, और उसका कोई क्योंकि पाथ डिफाइंड नहीं होगा तो जहाँ पे भी एक लो पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा वो करंट उधर ट्रैवल कर जाएगा। ये एक एग्ज़ाम्पल है छोटी सी सिंपल सी, इसमें उसने आपको ये बता दिया है कि एक रीजन है जिसके अंदर एक इन्फिनिट स्लैब है और जो मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी 2.5 है, और अगर फ्लक्स डेंसिटी इतनी हो विद इन द स्लैब तो आप जे डिटर्मिन करें, जे बी डिटर्मिन करें, एम डिटर्मिन करें और के बी डिटर्मिन करें, ठीक है, ऑन द इंटरफेस। तो अब आप देखिए दिस सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज। मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डिटर्मिनिंग जे, दिस इज़ फॉर जे बी जो कि बाउंड करंट डेंसिटी है, दिस इज़ मैग्नेटाइजेशन एंड दिस इज़ मैग्नेटिक करंट जो कि बाउंड मैग्नेटिक करंट है, ठीक है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर कि मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस, जो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस हैं वो क्या है कि सिनेरियो एट एनी इंटरफेस इफ़ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। तो अगेन आप ये देखिए आपके पास दो रीजन्स हैं, एक की परमेबिलिटी 1 है, दूसरे की परमेबिलिटी 2 है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक मीडियम से दूसरे में ट्रैवल कर रही है। नाउ इट इज़ गोइंग टू ईदर गो इन दिस डायरेक्शन, यानी या वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगी या टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। सेम गोज़ फॉर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड फ्लक्स डेंसिटी लाइन। तो अगेन इसमें क्या है कि हम सेम तरीका अपनाते हैं कि हम दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे पास होगी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज, और दूसरी हमारे पास होगी बी डॉट डी एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और हम करेंगे क्या कि जो भी हमारे पास लाइन होगी फ्लक्स लाइन और फील्ड लाइन, हम इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट और एक होगा टेंजेंट कंपोनेंट, ठीक है, टेंजेंट कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट। तो अगेन हम दो सिनेरियोज लेंगे, एक पिल बॉक्स सिनेरियो जो कि आउटवर्ड फ्लक्स के लिए इस्तेमाल होगा जिसके ऊपर ये वाला रिलेशन लगेगा, और एक हमारे पास होगा लूप का सिनेरियो, ठीक है, लूप का सिनेरियो। और
हम अज्यूम करेंगे कि इसके ऊपर एक करंट ट्रैवल कर रहा है, एक करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप बन रहा है। तो एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड एंड बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिए कि उन्होंने क्या किया। अगर हम इसके नॉर्मल कंपोनेंट के ऊपर जाएं तो ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट इसके साथ अलाइंड है, ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट इसके साथ अलाइंड है। जो बी डॉट डी एस है उसकी वैल्यू हमारे पास जो कंप्लीट बी डॉट डी एस है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती है। तो इस साइड का बी डॉट डी एस और इस साइड का बी डॉट डी एस दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, ठीक है। और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन यूनिटरी डायरेक्शन है तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा कि बी डॉट डी एस ऑफ वन माइनस बी डॉट डी एस ऑफ द अदर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और जब आप ये अप्लाई करेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे तो म्यू एच एंड म्यू एच दे आर इक्वल। तो जो फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर है वो आपस में डिसकॉन्टीन्यूअस है। जब आप एच डॉट डी एल के लिए अप्लाई करते हैं तो यू अज्यूम दैट देर इज़ अ करंट, लेटर ऑन हम उस करंट को ख़त्म कर देंगे तो हमें पता ये चलता है कि के डॉट डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ करंट इनक्लोज्ड इज़ इक्वल टू एच डॉट डी एल। और ये जो डी एल है ये हमारे पास बनता है डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा एच बाई टू, फिर डेल्टा एच बाई टू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा एच बाई टू और डेल्टा एच बाई टू, ठीक है। तो इसको अगर जब हम इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारे पास ओवरऑल रिलेशन ये बनता है, ठीक है। अब के वहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हमने उसको एज्यूम किया था। अगर हम के की वैल्यू को ज़ीरो कर दें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो टेंजेंट कंपोनेंट है ऑफ फील्ड इंटेंसिटी वो कॉन्टीन्यूस है, लेकिन जो टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक। तो अब अगर हम इनको कॉस और साइन थीटा की फॉर्म में लिखें तो बी वन एन इज़ इक्वल टू बी वन कॉस थीटा, बी टू एन इज़ इक्वल टू बी टू कॉस थीटा, एच वन टी और एच टू टी अगेन इसको साइन थीटा की फॉर्म में आता है। हम इसको टैन थीटा में लिखें तो हमें ये बताता है कि टैन थीटा वन ओवर टैन थीटा टू इज़ इक्वल टू म्यू वन ओवर म्यू टू, विच इज़ टेलिंग अस कि डिपेंडिंग अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द मटीरियल्स वी वुड बी एबल टू नो कि वेदर द फील्ड या फ्लक्स लाइन वुड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल। और ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है एट द बाउंड्री कंडीशन। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्ट्रेट लीनियर स्ट्रेट इंटरफेस हमारे पास एक इंक्लाइंड इंटरफेस है। अब हमारे पास उन्होंने H1 की वैल्यू हमें दे दी है जो कि इस रीजन में है, H2 की वैल्यू हमें डिटर्मिन करनी है। अब है क्या कि हमें इसको नॉर्मल कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो इसकी अगर आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिए तो इन्होंने क्या किया कि यूनिट नॉर्मल डिटर्मिन कर लिया, ठीक है। इस वेक्टर का जो यूनिट नॉर्मल है उसको डिटर्मिन कर लिया। और जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कैसे डिटर्मिन किया कि इस वेक्टर को इस सरफेस के यूनिट नॉर्मल से, ये सरफेस को अगर आप देखिए तो सरफेस के आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता हैं तो सरफेस का यूनिट नॉर्मल आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि वो क्या होगा, ठीक। ये जो लाइन है अगर आपके पास ये पता हो तो आप इसका यूनिट नॉर्मल डिटर्मिन कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रोसीजर सिंपल है कि डायरेक्टली आप मैग्नेटिक जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको आप अप्लाई करेंगे। चलें जी, हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। जो अगला सिनेरियो होगा
जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम इंडक्टर्स को और उनकी इंडक्टेंसेस को देखेंगे और देखेंगे कि एक जो इंडक्टर है वो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, क्या फिनोमेना होता है जो कि उसको करंट स्टोरेज डिवाइस बनाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे और आप पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।